गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, आज से मैं आप लोगों के साथ 500 एमसीक्यू का एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूं यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स के लिए। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये आपके इंडियन इकोनॉमी के इंडियन एग्रीकल्चर से है। देखिए क्या कह रहा है। भारत में कृषि उत्पादकता पर निम्न में से कौन सा कारक दीर्घकाल में अधिकतम प्रभाव डालता है? रासायनिक खादों का सीमांत उपयोग? बिल्कुल नहीं, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। भूमि जोत का छोटा आकार? ये भी नहीं है। कृषि संबंधित अनुसंधान व विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेफिनेटली यही आपका आंसर होगा कि लॉन्ग टर्म में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही प्रभावित करता है और अफेक्ट करता है। ठीक है बच्चों, तो आंसर यहां पे हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहे हैं। मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट 2016 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट 2016 के बारे में ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनके बारे में आपको विचार करना है। देखिए, इसका उद्देश्य कृषक किराएदारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना, यह राज्यों को कृषि भूमि के पूर्ण निजी स्वामित्व के हस्तांतरण की अनुमति देता है, यह भूस्वामियों को बिना जोखिम के भूमि के पट्टे पर देने का अवसर प्रदान करता है। इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट 2016 के अनुसार? तो बहुत सिंपल सा, ये चूंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है इसलिए मुझे याद है बच्चों। इसका उद्देश्य है कृषक किराएदारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना एंड या भूस्वामियों को बिना जोखिम के भूमि के पट्टे पर देने का अवसर प्रदान करता है। यानी मेरे पास जमीन है तो मैं उसको रेंट पे देने के लिए मेरे पास कोई डर नहीं होगा, क्योंकि मैं जब चाहूं तब मुझे वो वापस मिल जाएगा, या फिर जितने दिन का भी एग्रीमेंट बनेगा उसके बाद मुझे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना है। मुझे चाहिए तो उस टाइम मुझे वापस वो जमीन मिल जाएगा, इसलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा बच्चों? फर्स्ट एंड 3। इसका आंसर होगा केवल 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। भारत सरकार की पीएम कुसुम योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भारत सरकार का पीएम कुसुम योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? एक बार पढ़ लेते हैं ऑप्शन में। कृषि में डीजल का उपयोग को शून्य करना और सिंचाई में जल दक्षता को बढ़ाना। नहीं, ये नहीं है। किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराना और ग्रिड में अतिरिक्त बिजली को बेचने का अवसर देना, ये भी नहीं है पीएम कुसुम का। कृषि उपकरणों पर सब्सिडी बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में जैविक खेती को प्रोत्साहित करना। पता है आप लोगों को बच्चों? तो पीएम कुसुम का जो आंसर है यहाँ पे आप दिया भी गया है बच्चों। आंसर है इसका है बी, यानी किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराना और ग्रिड में अतिरिक्त बिजली को बेचने का अवसर प्रदान करना। तो आंसर यहां पे होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों, आप लोग यहां पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4। हाल के वर्षों में भारत में कृषि क्षेत्र की कुल फैक्टर उत्पादकता यानी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी में वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा माना जाता है? यानी अभी हाल के वर्षों में सबसे ज्यादा जो कृषि में प्रोडक्टिविटी बढ़ी है उसका मेन कारण क्या है? आप अच्छी तरीके से जानते हैं, श्रम का बढ़ा हुआ उपयोग नहीं है, वो तो पहले से ऑलरेडी एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा श्रम लगता है। पूंजी निर्माण में वृद्धि ये भी नहीं है। ये है तीसरा, बेहतर किस्में HYB बीज और कृषि व्हाट कॉल इन्वेंशन, यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, हाई मतलब हाई टेक्निकल उपकरण और इनोवेशन।
एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स एंड बीज एंड कृषि नवाचार यानी इनोवेशन। नए नए ट्रैक्टर हार्वेस्टर्स आ रहे हैं, ये आपके कृषि में पैदावार बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है बच्चों, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे, ई नैम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेटफॉर्म के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखिएगा, ई नैम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, इसको बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, सही वाले को ट्रिक करके आ जाते हैं। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, यह कृषि विपणन को एकीकृत करने के लिए बनाया गया है, नहीं। यह एपीएमसी मंडियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ता है, ये भी नहीं। इसमें किसान सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात कर सकते हैं। आंसर इसका ये हुआ, क्योंकि ई नैम का जो कंसेप्ट है वो लोकल मार्केट का है, फार्मर डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। तो चूंकि क्वेश्चन क्या है, नहीं है, इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहां पे कथन सही है, इसमें किसान सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने माल को बेच सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो आंसर आपका होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा कोर्स संकल्प 2026 लेना मत भूलना बच्चों, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को दे रहा हूं पूरे सिलेबस का वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, मॉक टेस्ट एंड द पर्सनल मेंटरशिप। यानी जब चाहें तब आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, भारत में औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्री का सकल मूल्यवर्धन ग्रॉस वैल्यू एडेड में योगदान 2023-24 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग कितना है? यानी इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन कितना है? आप अच्छी तरीके से जानते हैं 2023-24 में 19-20% नहीं है, बी है 27 से 28% कंट्रीब्यूशन था इंडस्ट्री का 2023-24 में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों, 1991 की नई औद्योगिक नीति यानी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, कुछ भी कह सकते हैं, 19 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? रॉन्ग आंसर आपको ढूंढना है। यह औद्योगिक लाइसेंसी को अधिकांश उद्योगों के लिए समाप्त कर दिया गया, बिल्कुल सही था, लेकिन आपका आंसर ये नहीं होगा। मतलब 1991 के न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बहुत सारे लाइसेंस को खत्म कर दिया गया, ठीक है। विदेशी निवेश को चयनित क्षेत्रों में 51% तक स्वतः अनुमति दी गई, ये भी सही है, लेकिन आंसर ये नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र में रिजर्व किए गए क्षेत्रों की संख्या बढ़ाई गई, नहीं नहीं नहीं, आंसर आपका ये है, सार्वजनिक क्षेत्रों में जो रिजर्व थे उसकी संख्या घटाई गई, ना कि बढ़ाई गई। क्योंकि आपको याद होगा 1991 के पहले यदि आपने पढ़ा है इकोनॉमिक्स तो ऑलमोस्ट हर क्षेत्र में सरकार का कब्जा था, मतलब वो क्षेत्र, वो सेक्टर सरकार के लिए रिजर्व थे। 1991 में वहां से सरकार के लिए जो रिजर्व था उसकी संख्या घटाई गई और उसमें प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री दी गई। तो यहां पे सार्वजनिक क्षेत्र में रिजर्व किए गए क्षेत्रों की संख्या बढ़ाई गई, ना कि बढ़ाई गई, ये सही नहीं है, यहां पे घटाई गई थी। तो आंसर आपका सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपकी स्क्रीन पे, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? पीएलआई स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? घरेलू खपत में वृद्धि? बिल्कुल नहीं। आयात सब्सिडी बढ़ाना? ये भी नहीं। उच्च मूल्य वर्धन, हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करना, इसका काम क्या था बच्चों? क्या मेन उद्देश्य था? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का मुख्य उद्देश्य था हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अच्छा बच्चे, एक और बात मैं बता दूं कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है
और बम्पर वैकेंसी आने वाली है। 6000 के आसपास ये वैकेंसी आने वाली है और मुझे लगता है जनवरी में इनका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। तो आप लोग तैयारी जरूर शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता है। 2020 में आया था, अब ये 2026 में आ रहा है, तो बार बार नहीं आता, इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, मेरे से जो आपको सहयोग चाहिए आप मुझे बताइएगा। भारत में औद्योगिक उत्पादकता को मापने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला सूचकांक कौन सा है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी किस इंडेक्स से मापा जाता है? तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं WPI क्या है? प्राइस इंडेक्स है, प्रोडक्शन नहीं है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, यस, ये आंसर हो गया बी। CPI ये भी प्राइस इंडेक्स है। नेशनल प्रोडक्ट में ये भी नहीं है, तो आपका आंसर होगा बी, इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी को मेजर करने के लिए सबसे बढ़िया और सबसे मेजर यूज किया जाने वाला इंडेक्स है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य, मेक इन इंडिया का कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य किस क्षेत्र में रोजगार और निवेश को बढ़ाना है? आप अच्छी तरीके, मेक इन इंडिया का मतलब इंडस्ट्रियल में या इंडस्ट्री में प्रोडक्शन में बढ़ाना है। तो मेक इन इंडिया क्या था? एक तरह का सरकार का एक प्रोजेक्ट था जिसमें कहा गया था कि बाहर से कहीं से भी लोग इंडिया आए, यहाँ पे प्रोड्यूस करें, इंडिया में बेच सकते हैं, इंडिया में बेचे, क्योंकि 142 करोड़ की जनसंख्या है। तो इंडिया में बेचे हैं तो इंडिया में बेचिए, या फिर जहां एक्सपोर्ट करना है करिए। तो यहाँ पे विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रोडक्शन को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, इसको पढ़िए एक बार, इसको पढ़िए प्लीज। निम्न में से किस स्थिति को सर्विस लेड ग्रोथ का सटीक संकेतक माना जाता है? किसको सर्विस लेड ग्रोथ बता सकते हैं? देखिए प्लीज, यहां पे सेवा क्षेत्र का GDP में हिस्सा बढ़ रहा हो पर रोजगार घट रहा हो, सेवा क्षेत्र का GDP में GDP और रोजगार दोनों में योगदान बढ़ रहा हो, कृषि क्षेत्र का रोजगार हिस्सा कम हो रहा हो जबकि सेवा क्षेत्र का आउटपुट स्थिर हो, उद्योग क्षेत्र का पूंजी संचय बढ़ रहा हो। बता सकते हैं सर्विस लेड ग्रोथ क्या होता है? प्लीज बताइए। सर्विस लेड ग्रोथ, सर्विस लेड ग्रोथ में सेवा क्षेत्र का GDP और रोजगार दोनों में योगदान बढ़ रहा होता है, दोनों में योगदान बढ़ रहा होता है। सेवा क्षेत्र का मतलब रोजगार और GDP दोनों में बढ़ रहा है, तो इसे आप सर्विस लेड ग्रोथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सेवा क्षेत्र के निर्यात से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। भारत का सबसे बड़ा सेवा निर्यात घटक IT एंड ITES है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज है। भारत का सेवा व्यापार अधिशेष लगातार मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट को आंशिक रूप से संतुलित करता है। सेवा क्षेत्र का निर्यात मुख्यतः लघु अवधि मांग आधारित चक्रों से प्रभावित नहीं होता है। क्या इसका आंसर होगा बच्चों? आपको पता है इसका आंसर 1 और 2 होगा। भारत का सबसे बड़ा सेवा निर्यातक घटक IT एंड सॉफ्टवेयर है। भारत का सेवा व्यापार अधिशेष लगातार मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट को आंशिक रूप से संतुलित करता है, यानी आंसर 1 और 2 होगा। आंसर यहां पे ए होगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे आप यहां पे देख सकते हैं। भारत में सेवा क्षेत्र लगातार उच्च रोजगार क्यों पैदा नहीं कर पाता जबकि GDP में इसका हिस्सा बड़ा है? आप जानते हैं 60% के आसपास इसका हिस्सा है GDP में, फिर भी ये रोजगार देने में उतना सफल नहीं हुआ क्योंकि यहां पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज होता है, यानी ज्यादा मात्रा में टेक्नोलॉजी एंड पूंजी का इस्तेमाल होता है यहां पे। ठीक है बच्चों, इसका आंसर कौन सा है?
श्रम क्षेत्र, सेवा क्षेत्र श्रम प्रधान है? बिल्कुल नहीं, नहीं होता ये। सेवा क्षेत्र पूंजी सघन और उच्च कौशल आधारित हिस्सों में तेजी से बढ़ रहा है। आंसर हुआ इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के संदर्भ में एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट इन सर्विस का क्या मतलब है? तो बहुत अच्छी बात है। आउटपुट में 1% वृद्धि से सेवा क्षेत्र में कितने रोजगार कितने परसेंट से बढ़ता है? यही तो इलास्टिसिटी होता है। अब इसमें इलास्टिसिटी में भी कुछ बताना आपको नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15। मान लीजिए किसी देश में सेवा क्षेत्र का जीडीपी हिस्सा 60% है, लेकिन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में भारी गिरावट आती है। इस स्थिति को कौन सा आर्थिक प्रभाव सर्वाधिक प्रभावित करता है, संभावित होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट में बढ़ोतरी होगी। सिंपल सी बात है कि सर्विस सेक्टर का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इंपोर्ट हमारा बढ़ रहा है, इंपोर्ट हमारा, एक्सपोर्ट में भारी गिरावट आ रही है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। और क्या होगा? यहां पे करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे बच्चों, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के अनुसार भारत वर्तमान में किस स्टेज में सबसे नजदीक माना जाता है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के 3 स्टेज होते हैं: हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट, एंड लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। तो भारत किसके सबसे नजदीक है? तो आप बहुत अच्छी तरीके जानते हैं, स्टेज 3, फॉलिंग बर्थ रेट एंड द लो डेथ रेट। भारत इसी स्टेज में है, मतलब तीसरे स्टेज में है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे है बच्चों, आप देख सकते हैं, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पे माइग्रेशन पर पुश पुल थ्योरी किस अर्थशास्त्री द्वारा दी गई है? आप जानते हैं, इसमें रेवास्टेन द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे, आप देखिए प्लीज। हैरोल्ड टोडारो मॉडल के अनुसार ग्रामीण से शहरी माइग्रेशन तब भी बढ़ सकता है जब शहरों में मजदूरी ज्यादा हो, जब शहरों का वेज रेट ज्यादा हो, तभी तो होता है। क्या तो रहा आपके पास बी, शहरी अपेक्षित मजदूरी ग्रामीण मजदूरी से अधिक हो। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे बच्चों, यदि किसी देश की कुल जनसंख्या वृद्धि केवल शुद्ध प्रवास नेट माइग्रेशन के कारण हो रही है तो प्राकृतिक वृद्धि दर शून्य है। यदि किसी देश की कुल जनसंख्या में वृद्धि शुद्ध प्रवास यानी नेट माइग्रेशन के कारण हो रही है और प्राकृतिक वृद्धि शून्य है, तो यह स्थिति किस अवधारणा से सबसे अधिक मेल खाती है? आप जानते हैं, इसको कहते हैं माइग्रेशन लेड ग्रोथ। इसे आप क्या कहते हैं? माइग्रेशन लेड ग्रोथ। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत की प्रमुख आलोचना यह है कि यह तकनीकी प्रगति और कृषि उत्पादकता को नजरअंदाज करता है। बात बिल्कुल सही है। तो बच्चों, आज के इस क्वेश्चन में यही 20 क्वेश्चन, आज के इस सेशन में यही 20 क्वेश्चन, कल मैं और 20 क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं। तो बच्चों, यदि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए और लाइक एंड शेयर भी जरूर करिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।